ब्रायोफाइटा तक पढ़ा दिया था। ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन नहीं कराया था, तो क्लासिफिकेशन आप लोग लिख लीजिए, उसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके अंदर नहीं जाना है क्योंकि अंदर का आपको आएगा भी नहीं पेपर में, जितना आएगा मैं उतना आपको लिखा देती हूँ, ठीक है। तो डाल लीजिए ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण। हाँ, ब्रायोफाइटा ही अभी चलेगा, थोड़ा सा ही चलेगा, इसके बाद फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ऐसे कौन है जो सैटरडे की क्लास में नहीं थे? अब हम पीछे तो समझाएंगे नहीं कि ब्रायोफाइटा है क्या, ठीक है। आप लोग वीडियो देख के पढ़ लीजिएगा। वर्गीकरण आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है हेपेटोकॉप्सिडा, नाम थोड़ा टफ है लेकिन याद कर लीजिएगा, हेपेटोकॉप्सिडा। एक होता है एंथोसिरोप्सिडा, पीछे से दिख रहा है ना, और हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, और एक है ब्रायोप्सिडा। ठीक, 3 प्रकार के हमारे ब्रायोफाइटा होते हैं, हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और एक होता है ब्रायोप्सिडा। हेपेटोकॉप्सिडा को कहते हैं लिवरवर्ट। क्या हो गया भाई, कुछ हो गया क्या? तो लिखो। फिर है आपका, इसको एंथोसिरोप्सिडा को कहते हैं हॉर्नवर्ट, हॉर्नवर्ट, और इसको कहते हैं मॉस, मास नहीं मॉस, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है स्फैग्नम, एग्जाम्पल है ये। इसमें समझने के लिए कुछ भी नहीं है, लिख लीजिए स्फैग्नम। इसमें है आपका राइनिया, और नोट कर लो बस, हो गया। इसमें है आपका रिक्सिया कोरेला, हाँ हाँ, स्फैग्नम उसका एग्जाम्पल है। इसमें है आपका एग्जाम्पल रिक्सिया, और एक है मॉस, मॉस कोरेला। अभी लिखो, फिर मैं बताती हूँ क्या है, अभी केवल लिखो आप लोग। एंथोसिरोस, ये भी एग्जाम्पल है इसका। और जो सैटरडे की क्लास में नहीं तो उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जो थे उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा। पहले लिखो इतना, फिर बताते हैं। अब आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं। एक्सिया पोरेला, एंथोसिरोस, स्फैग्नम। रिक्सिया पोरेला, एंथोसिरोस, स्फैग्नम। टेस्ट का पेपर कल रात को, कल पूरे संडे में मैंने एक ही काम किया है, आपका टेस्ट पेपर तैयार किया है बस। आप लोगों के टेस्ट के चक्कर में अपना संडे मैंने बिगाड़ा है पूरा दिन, है ना। हम अच्छा काम करते हैं, आप हमारे साथ बुरा काम करते हैं, पढ़ के नहीं आते हैं। तीसरा है ब्रायोप्सिडा, इसे कहते हैं मॉस, और इसमें एग्जाम्पल है स्फैग्नम। लिख लिया सबने? आप थोड़ा, हाँ स्फैग्नम है, सॉरी बता रही हूँ, स्फैग्नम, सॉरी। चले आप थोड़ा समझिएगा। हम लोग पादप जगत पढ़ रहे थे, प्लांट किंगडम पढ़ रहे थे, उसमें से हमने आपको बताया था कि प्लांट किंगडम आपके 3 भागों में विभक्त है। मैं पिछली क्लास रिवीजन कर रही हूँ, बस बोलती ही जाऊंगी, लिखूंगी कुछ भी नहीं, ठीक है। आपके 3 प्रकार के हमने प्रकार बताए थे जगत के, पादप जगत के 3 प्रकार। एक बताया था थैलोफाइटा, एक बताया था ब्रायोफाइटा, एक बताया था आपका ब्रैकियोफाइटा।
सवाल आपको हमने पढ़ाया था थैलोफाइटा के अंतर्गत, आपका सवाल कंप्लीट हो चुका है, उसे मैं रिवीजन नहीं करूंगी अभी, ठीक है। ब्रायोफाइटा पे आते हैं जिसको हम लोग पढ़ रहे थे। हमने आपको सेकंड जो पार्ट बताया था पादप जगत का, ब्रायोफाइटा। इसमें हमने आपको सारी चीजें बता दी थी कि ब्रायोफाइटा को हम उभयचर कहते हैं, पादप जगत को उभयचर कहते हैं, क्योंकि ऐसे पहले पौधे हैं जो कि स्थल में भी पाए जाते हैं और जल में भी पाए जाते हैं। जितने भी शैवाल थे वो केवल पानी में ही पाए जाते थे, वो थल में नहीं पाए जाते थे, लेकिन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं वो स्थल में भी पाए जाते थे, ठीक है। या इसलिए इसे हम आपका पादप जगत का उभयचर कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जिसमें हम ऐसा विज्ञान जिसके अंतर्गत हम ब्रायोफाइटा का अध्ययन कहते हैं उसे हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। हमने बताया था ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, एफ केवर्स है, और भारतीय ब्रायोफाइटा के ब्रायोलॉजी के जनक कौन है, SR कश्यप, है ना। और हमने बताया था कि सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डासोनिया और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जूब्स। कल इतना हमने लिखा दिया था, आप उसका वर्गीकरण नहीं कराया था। तो वर्गीकरण ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं 3 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। सुन लो पहले, वर्गीकरण में आपके ब्रायोफाइटा 3 प्रकार के पौधों में डिवाइड हो जाते हैं। हेपेटोकॉप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा, एक होता है ब्रायोप्सिडा। नाम अगर आपसे याद हो सकता है तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। बस हेपेटोकॉप्सिडा को हम लिवरवर्ट कहते हैं, एंथोसिरोप्सिडा को होर्नवर्ट कहते हैं, ब्रायोप्सिडा के अंतर्गत आने वाले पौधों को हम मास कहते हैं। हेपेटोकॉप्सिडा में 2 एग्जाम्पल याद करने हैं आपको, डिक्सिया और पुरेला। एंथोसिरोप्सिडा में एक याद करना है एंथोसिरोस, और ब्रायोप्सिडा में एक याद करना है स्फैग्नम। स्फैग्नम की एक खास बात है, इसे हम पिट ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा, पिट ऊर्जा। बताएंगे पिट ऊर्जा क्या है, किसी को पता है पिट ऊर्जा क्या है? पिट तो कोयला का प्रकार है। हाँ, पिट कोयला का प्रकार है, और कोयले से क्या मिलती है हमें, ऊर्जा मिलती है। सेम स्फैग्नम जो है ऐसा ब्रायोफाइटा का ऐसा पौधा है जो कि हमें ऊर्जा देने का काम करता है। इसका उपयोग हम स्फैग्नम घास के रूप में पाई जाती है, उसके हम चिराग में बत्ती बनाने का काम करते हैं। चिराग जानते हैं, जादू वाला चिराग नहीं, वो जो चिराग जलाया जाता है, मशाल जिसे आप कहते हैं, उसमें बत्ती बनाने का काम किया जाता है। याद रखेंगे, चिराग में बत्ती बनाने का काम स्फैग्नम से किया जाता है, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी पिट के जैसे होती है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पिट ऊर्जा के नाम से जानते हैं। आपके ब्रायोफाइटा में एक एग्जाम्पल है राइनिया। राइनिया को हम जीवाश्म ब्रायोफाइटा कहते हैं। याद रखेंगे, जीवाश्म ब्रायोफाइटा, सॉरी नहीं, जीवित जीवाश्म तो अलग है, ये राइनियन इसमें नहीं आएगा। बस इतना याद रखना है कि जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं वो आपकी मिट्टी से बाउंड करके रखते हैं मिट्टी को। मतलब अगर बाढ़ आ जाए तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होंगे वो बाढ़ में मिट्टी को बहने नहीं देंगे। इनका मेन काम ये है, ठीक है। तो बाढ़ से सुरक्षा करने का काम किसके पौधे करते हैं, ब्रायोफाइटा के पौधे। और पिट ऊर्जा के नाम से किसे जानते हैं, स्फैग्नम को। इसका उपयोग चिराग में बत्ती बनाने के रूप में किया जाता है। चलिए लिख लिया, तो आप स्टार पॉइंट बना के 2 लाइन लिख लीजिए, क्योंकि वर्गीकरण तो लिख लिया आपने, जिससे हम लोग फिर आगे चले। लिखिए, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत, पहला स्टार पॉइंट लिखिए, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। सोल इरोजन, मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। सोल इरोजन कहेंगे, मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। देख लिया, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे बाढ़ रोकने में या मतलब बाढ़ में जो मिट्टी बह जाती है उसको रोकने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, या मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। चलिए दूसरा स्टार पॉइंट लिखिए, स्फैग्नम को पिट ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। स्फैग्नम को पिट ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पिट ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। पिट ऊर्जा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि स्फैग्नम को पिट ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सामने देख के लिखो, पिक नहीं लिखो, पिट लिखो। पिट ऊर्जा के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका उपयोग चिराग में बत्ती के रूप में किया जाता है। चिराग में बत्ती के रूप में किया जाता है।
आगे लिखिए, इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इनमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग, एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग सर्जिकल ड्रेसिंग में भी किया जाता है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग सर्जिकल ड्रेसिंग में भी किया जाता है। ड्रेसिंग करने में, जानते हैं ना जो चोट को ड्रेसिंग करते हैं, चोट लगी होगी तो जो मलहम लगा के आपके ड्रेसिंग की जाती है, इसका उपयोग सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है। चलिए अब आते हैं आपके ट्रैकियोफाइटा पे। ट्रैकियो ही था ना, तीसरा पादप जगत का तीसरा पॉइंट ट्रैकियोफाइटा। दो हो गए, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट पे, जहां से क्वेश्चन आते हैं और आते भी हैं, और सबसे ज्यादा अगर प्लांट में पूछे जाते हैं तो यहीं से, जैसे आवृत्त बीजी और अनावृत्त बीजी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं आपके, ठीक है। चलो अब ट्रैकियोफाइटा क्या है? पादप जगत का सबसे विकसित जो समूह है, वर्ग है, वो क्या है हमारा? ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं, इसमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं। संवहन ऊतक का मतलब जो आपके जाइलम है, फ्लोएम है, इनको हम संवहन ऊतक कहते हैं। संवहन का मतलब है ले जाना, है ना, सर्कुलेट करना या परिसंचरण करना। जैसे हमने बताया था कि जो जाइलम होते हैं वो एक प्रकार का संवहन ऊतक है, ये पौधों में पानी को ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, पत्तियों तक। और फ्लोएम जो ऊतक है, टिश्यू है, ये पत्तियों से बनने वाले भोजन को आपके जड़ तथा अन्य भागों में ले जाने का कार्य करते हैं। पता चला संवहन ऊतक क्या है? जो पौधों में जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जो पौधों में पानी और भोजन ले जाने का काम करते हैं, संवहन ऊतक होते हैं। तो याद रखेंगे कि जो ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आने वाले पौधे होते हैं, ये संवहन युक्त होते हैं, मतलब कि संवहन ऊतक युक्त होते हैं। इसमें संवहन ऊतक, जाइलम, फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें विकसित पत्तियां पाई जाती हैं, इसमें फल भी बनते हैं, इसमें फूल भी बनते हैं, इसमें जड़ भी होती है, इसमें तना भी होती है। ये सारी चीजें, मतलब कह सकते हैं कि ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। इसे हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। एक है आपका टेरिडोफाइटा, एक है आपका जिम्नोस्पर्म, और एक है आपका एंजियोस्पर्म। ये हमने फर्स्ट डे क्लास में भी बताया था। आपके तीन प्रकार से ट्रैकियोफाइटा को हम डिवाइड करेंगे। पहला है आपका टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत्तबीजी, और एंजियोस्पर्म को कहते हैं आवृत्तबीजी। मैं आगे बताऊंगी इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ठीक है। अनावृत्तबीजी और आवृत्तबीजी कहते हैं, और यहीं से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो मैंने नहीं देखे अभी तक आप लोग के पेपर में, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब समझ लेते हैं टेरिडोफाइटा क्या है। टेरिडोफाइटा ट्रैकियोफाइटा के अंतर्गत आने वाले ऐसे पौधे हैं जिसमें जड़ होती है, तना होती है, लेकिन इसमें फूल नहीं बनते। क्या नहीं बनते? फूल नहीं बनते। इसलिए इसे अपुष्पोभिद पौधा भी कहते हैं। अपुष्पोभिद पौधा, जिसमें ऐसे पौधे जिसमें फूल नहीं बनते, उसको हम अपुष्पोभिद पौधा कहते हैं। तो याद रखेंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती तो होती है, लेकिन उसमें फूल नहीं बनते, और फूल नहीं बनेंगे तो फल नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा। आगे समझ में? वो क्रिया जब हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि फल कैसे बनता है, फूल कैसे बनता है, बीज कैसे बनता है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जिसमें फूल नहीं बना तो फल नहीं बना, फल नहीं बना तो बीज। ऐसा नहीं कि फल नहीं बना तो बीज नहीं बना, लेकिन ये है कि बीज भी नहीं बनता है इसमें, ठीक है। तो याद रखेंगे टेरिडोफाइटा के अंतर्गत जो पौधे आते हैं उसमें फूल नहीं बनते। फूल से ही आपका ये खत्म हो जाएगा, फल बनना और बीज बनने की क्रिया यहीं से खत्म हो जाएगी। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं इन्हें हम वनस्पतिक सर्प भी कहते हैं। वनस्पतिक सर्प या फर्न कहते हैं। सुना है ना फर्न?
जो आपके ऐसे पौधे जो जंगलों में, यहाँ नॉर्मली पौधे ये नहीं पाए जाते, जंगलों में पाए जाते हैं, इनकी जो संरचना होती है सांप के जैसी होती है। आप अब कैसे बताऊं मैं, मतलब जो पत्तियां होती हैं ऐसे चितकबरी होती है, जैसे सांप में लाइन नहीं बनी होती है ऐसे ऐसे करके, ऐसी होती है। इस कारण से इसे हम वनस्पतिक सर्प भी कहते हैं। मतलब देख के आप अगर नॉर्मली नहीं देखते हैं तो आप डर भी सकते हैं, क्योंकि सांप के जैसे ही दिखती है। चितकबरे सांप होते हैं ना जो, ठीक है, वैसे ही होती हैं। तो याद रखेंगे कि इसे हम वनस्पतिक सर्प या फर्न भी कहते हैं। इसका 2 एग्जाम्पल पेपर में आता है। एक है राइनिया। राइनिया जो है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाला एक पौधा है। इसे हम जीवाश्म टेरिडोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म टेरिडोफाइटा। आप बताएंगी, दीपिका के बगल में जो बैठी हैं, नाम क्या है? प्रीति, आप बताइए जीवाश्म टेरिडोफाइटा क्यों कहते हैं? मतलब क्या है कहने का, राइनिया को जीवाश्म टेरिडोफाइटा क्यों कहेंगे? जीवाश्म किसे कहते हैं, आप ये बताइए। मतलब पेड़ पौधे हजार वर्ष या सालों वर्ष जमीन में दब गए तो, हाँ दब गए है ना, तो उसको हम जीवाश्म कहते हैं। लेकिन ये आपका जो रानिया ऐसा पौधा है जो जीवित जीवाश्म, मतलब वर्षों से ये पौधा आपका है, मतलब ये विलुप्त नहीं हुआ, ना ही ये नष्ट हुआ, ये हमेशा रहा। इस कारण से इसे हम जीवाश्म टेरिडोफाइटा के नाम से भी जानते हैं। आ गया समझ में क्यों हम इसको जीवाश्म टेरिडोफाइटा कहते हैं? क्योंकि हजारों वर्षों से है, ये ना ही विलुप्त हुआ है, ये जंगल में जैसे था वैसे ही प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम जीवाश्म टेरिडोफाइटा के नाम से जानते हैं। बस कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। टेरिडोफाइटा में इतना बस पढ़ना है कि टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधे होते हैं उसमें जड़, तना, पत्ती होता है, लेकिन उसमें फूल नहीं बनता, इसलिए इसे हम अपुष्पोभित पौधा कहते हैं। इसे हम वनस्पतिक सर्प या फर्न के रूप में जानते हैं। राइनिया एकमात्र ऐसा टेरिडोफाइटा है जिसे हम जीवाश्म टेरिडोफाइटा कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। जिम्नोस्पर्म जो वर्ड है वो 2 भागों से बना है, जिम्नो और स्पर्म। स्पर्म का अर्थ होता है बीज, स्पर्म का अर्थ होता है बीज, और जिम्नो का अर्थ होता है नग्न, है ना। इसलिए जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले पौधों को हम नग्न बीजी कहते हैं। अब समझना मैं क्या समझाने जा रही हूँ आपको। जिम्नोस्पर्म वर्ग के अंतर्गत आने वाले जो पौधे हैं उसमें जड़, तना, पत्ती, फूल, फल, बीज सब कुछ बनते हैं। इसमें क्या नहीं बनता था? फूल नहीं बनता था, आपका फल भी नहीं बनता था, बीज भी नहीं। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है ये विकसित पौधे के अंतर्गत आते हैं। इसमें तना, फल, फूल, पत्तियां, बीज सब कुछ बनता है। लेकिन खास बात ये है कि जिम्नोस्पर्म के जो पौधे होते हैं उनमें जो बीज बनते हैं, बीज नग्न बीजी होते हैं। मतलब ऐसा बीज जिसमें कोई कवर नहीं होता, ऐसा बीज जिसमें कोई कवर नहीं होता, वो हमारा कहलाता है जिम्नोस्पर्म पौधा। ठीक है, जिम्नोस्पर्म। जैसे बताओ, आप ही लोग बताओ, ऐसा कौन सा बीज है जिसमें कवर नहीं होता? गेहूं में तो होता है, टमाटर फल के अंदर होता है, बताओ। जैसे सोच के बताओ, ऐसे मत बोलो कुछ भी। गुड़हल में सहतूत में भी तो क्या बताऊं? जैसे काजू का पेड़ देखा है? नहीं देखा? मोबाइल में आज देख लेना, अभी नहीं बाद में। जो काजू होता है, मैं बता रही हूँ आपको, काजू का जो फल होता है ये ऊपर होता है, रेड कलर का भी होता है, पीला कलर का भी होता है, और काजू नीचे लटकी हुई होती है। अरे काजू बन जा रही, काजू ही नहीं बन रही, कैसे बनती? अरे मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है, ये ऐसे समझो। तो जो फल होता है ये ऊपर होता है, और काजू जो होता है वो नीचे लगा हुआ होता है। देखना पेपर, उसमें देखना मोबाइल में तो दिख जाएगा। काजू का जो बीज होता है उसमें कोई कवर नहीं होता, ठीक है ना, और ना ही वो फल के अंदर होता है, वो फल के क्या होता है? बाहर होता है। मैंने एग्जाम्पल बताने के लिए आपको बताया है। तो ये कैसा हुआ? जिम्नोस्पर्म। ये कैसा हुआ? जिम्नोस्पर्म। क्योंकि काजू के बीज में, ये काजू बीज हम खाते हैं, फल नहीं खाते, फल ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, ऊपर लगा है, नीचे बीज है। तो ये जो बीज है इसमें कोई कवर नहीं होता है। आप जैसे काजू आपके हाथ में आता है वैसे सेम काजू यहाँ पे ही ऐसा लगा रहता है, ठीक है। अखरोट मत बोलो, अखरोट
कवर होता है अखरोट में, है ना, तो याद रखेंगे। हाँ, सुपारी हो सकता है इसमें। तो जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे जिसके बीजों में कोई कवर नहीं होता, नग्न होते हैं, इसलिए इसे हम नग्न बीजी कहते हैं, अनावृत बीजी कहते हैं। और ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बाद में लिखाऊंगी। जैसे इसमें एग्जाम्पल कई सारे आते हैं, जैसे साइकस, पाइनस, ठीक है, साइकस, पाइनस। तो पाइनस को कुछ और भी कहते हैं, चीड़, चीड़ हो गया। और देवदार के जो पौधे हो गए इसी में आते हैं। सेंड्रस का पौधा भी इसी में आता है। आपने नहीं सुना होगा, देवदार सुना होगा, लकड़ियां वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाते हैं। सेंड्रस से तेल बनता है। आप थोड़ा सुन लोगे, एग्जाम्पल भी सुन लो। साइकस, पाइनस, देवदार, सेंड्रस। ये जो साइकस है, साइकस के जो तने को छीला जाता है तो इससे एक लिक्विड जैसा पदार्थ निकलता है और इससे हम बनाते हैं साबूदाना। क्या बनता है इससे? साबूदाना। अब ये तो जानते हैं ना सब कोई साबूदाना। तो आप जो साबूदाना खाते हैं वो किससे बनता है? साइकस के तनों से निकला हुआ स्टार्च से बनता है, इसलिए इसे हम सैगो पाम भी कहते हैं। इस पौधों को हम क्या कहते हैं? सैगो पाम कहते हैं। और साइकस का पौधा आप नॉर्मली देख भी सकते हैं, जिससे आपका साबूदाना, जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं साइकस के, उनसे साबूदाना बनता है। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उनसे झाड़ू वगैरह बनाई जाती है, ठीक है। अरे खजूर के पेड़ से भी बनता है और साइकस के पौधे से भी झाड़ू वगैरह बनाई जाती है। पाइनस की बात करें, पाइनस जंगलों में, चीड़ जंगलों में पाया जाने वाला एक पौधा है। चीड़ के आपको याद रखना है कि चीड़ में एक फल बनता है, उसमें एक बीज होता है जिसे हम कहते हैं चिलगोजा का बीज। चिलगोजा कहते हैं। खाया है किसी ने? चिलगोजा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बीज को हम चिलगोजा कहते हैं और चिलगोजा को हम मेवे के रूप में खाते हैं। जैसे हम काजू बादाम खाते हैं ना, वैसे इसको भी खाते हैं ड्राई फ्रूट्स के रूप में। तो इसलिए चिलगोजा को, या पाइनस का जो बीज है चिलगोजा, इसे हम जिम्नोस्पर्म का मेवा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं। पाइनस जो चीड़ है, चीड़ की लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह भी बनाए जाते हैं, लेकिन इनके तना से एक तेल बनता है जिसका कहते हैं तारपीन का तेल। तारपीन का तेल हम पेंट वगैरह में यूज करते हैं, है ना। पेंट जहाँ पे लग जाता है तारपीन लगा दो तो छूट जाता है। तो याद रखेंगे कि पाइनस के पेड़ से कौन सा तेल बनता है? तारपीन का तेल बनता है। सेंड्रस एक पौधा होता है, इससे सेंड्रस का तेल बनाया जाता है। देवदार की जो लकड़ियां होती है उनसे फर्नीचर वगैरह बनाने में काम किया जाता है। आपको याद रखना है, एक पेपर में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि जीवित जीवाश्म के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे, जीवित जीवाश्म के रूप में हम साइकस को जानते हैं, ठीक है। किसको जानते हैं हम? साइकस। आपका जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत एक और एग्जाम्पल आता है जिसका नाम है सिकोया। सिकोया एक वृक्ष है जो कि सबसे लंबा वृक्ष है और इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से भी जाना जाता है। अभी अब हल्ला ना करो, जिसने कभी नहीं पढ़ा ना उसको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। मुझे समझ में आ रहा है ये चीज, ठीक है। रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया। जिसका सब्जेक्ट नहीं है साइंस, मुझे समझ में आ रहा है कि उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि उन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि जब एक नजर देखती हूँ ऐसे ना, तो जैसा रिएक्शन होता है ना चेहरे पे, समझ में आता है कि क्या समझ में आ रहा है। अब जिनका है, अभी कुछ कुछ पढ़े हैं पहले से क्लास में, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो पहले से पढ़ के रखे हैं थोड़ी बहुत, तो उनको इसके बारे में पता है, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ उनको बस रिवीजन हो रहा है। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं पता ना, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी अब आप लोग हल्ला बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे किसी और को भी समझाना है क्लास में। जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आने वाले पौधे जो विकसित होते हैं, इसमें जो बीज बनते हैं उनमें कोई कवर नहीं होता, इसलिए उसे हम नग्न बीजी या अनावृत बीजी कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ खास एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकस, पाइनस, देवदार, सेंड्रस, सिकोया, ठीक। जो साइकस होता है, साइकस के पौधों की तनों से स्टार्च निकाला जाता है जिससे बनाया जाता है साबूदाना। साबूदाना बनाने के कारण साइकस के पौधों को हम सैगो पाम भी कहते हैं,
पाइनस, पाइनस के पौधों को, पाइनस को हम चीड़ भी कहते हैं। चीड़ के पौधे से लकड़ियां वगैरह निकाली जाती हैं। और इससे एक बीज होता है जिसे हम कहते हैं चिलगोजा। चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहते हैं या ड्राई फ्रूट्स कहते हैं। देवदार एक वृक्ष है जिसे जिम्नोस्पर्म का ही वृक्ष है। और ये जो देवदार होता है, आदर्श क्यों बातें कर रहे हो? अभी हम पढ़ा रही हूं ना इधर। जो देवदार होता है इससे लकड़ियां निकाली जाती हैं और लकड़ियों से फर्नीचर वगैरह बनाए जाते हैं। सेंट्रस एक वृक्ष होता है, इससे सेंट्रस का तेल बनाया जाता है। पाइनस या चीड़ के पौधे से एक तेल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं तारपीन का तेल। याद रखिएगा, तारपीन का तेल किससे बनता है? चीड़ या पाइनस से बनता है। साइकस की खास बात यह है कि इसे हम जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। सिकोया को भी जानते हैं, लेकिन सिकोया एक सबसे जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है और इसे हम रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है कि रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? सिकोया। सिकोया आपका सबसे लंबा वृक्ष है, सबसे लंबा। लगभग कितनी ऊंचाई होगी इसकी बताओ? हम तो बाद में बताएंगे। अब आते हैं एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म ऐसे पौधे जिसमें बीज जो होते हैं कवर युक्त होते हैं, है ना। जिसमें अभी ये क्या था? कवरलेस था, और इसमें कवर प्रेजेंट होता है। जैसे आपके गेहूं हो गया, चावल हो गया, टमाटर हो गया, है ना, मूंगफली हो गया, समझ लो जितने भी कवर वाले हैं वो सभी किस में आएंगे? इसमें आएंगे। लेकिन इसमें भी दो प्रकार आएंगे, एक होता है मोनोकॉट, एक होता है डायोकॉट। एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। अब समझना ये एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री, ये समझ में आ जाएगा तो आप लोग अपने से एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे, ठीक है। एक बीजपत्री ऐसा पौधा जिसके केवल बीज में एक पत्र हो, मतलब जिसे हम दो पार्ट में डिवाइड ना कर सके। मैं आपको बताती हूँ, क्या आप गेहूं को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? मटर को कर सकते हैं ना। उसके बीज को आप ले लीजिए, वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। दाल वाले जितने भी हैं उसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो जिससे जैसे चावल, चावल एक बीज होता है ना, क्या उसे आप डिवाइड कर सकते हैं दो भाग में? आप तोड़ेंगे तो पिस जाएगा ना, ऐसा हो जाएगा कुछ। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मैम मार के तोड़ सकते हैं दो भाग में तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब आप उसे लीजिए और आप हाथ से अगर ऐसे छील लेते हैं, दो पार्ट कर लेते हैं, जैसे मटर को कर लेते हैं, सेम के बीज को कर लेते हैं, तो ये कैसे है? द्विबीजपत्री। लेकिन जिसको डिवाइड, मूंगफली को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, द्विबीज में आएगा। और जिसको हम दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते वो किस में आएगा? एक बीजपत्री, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं मोनोकॉट और इसको कहते हैं डायोकॉट। तो दोनों के एग्जांपल आप समझ जाएंगे। जिसका एक पत्र हो, जिसे हम दो भागों में डिवाइड ना कर सके, वो हमारा एक बीजपत्री, जैसे चावल, गेहूं, ये सब। और द्विबीजपत्री, इसमें आपका केला, नारियल, इसमें सब कुछ आ जाएगा, मैं लिखाऊंगी इसको। द्विबीजपत्री जिसके हम दो पत्र बना सके, जिसको हम छीलें और दो भागों में वो डिवाइड हो, वो हमारा द्विबीजपत्री। जैसे मटर, सेम, दाल के जितने भी पौधे होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। उड़द वगैरह जो भी आती है वो सभी कैसे होते हैं? द्विबीजपत्री होते हैं। अब पौधों में कई सारे कुल होते हैं, जैसे आप लोगों ने सुन के रखे होंगे, शायद कभी सुने होंगे, ग्रैमिनी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, मोबेसी, रूबेसी, ये सभी कुल अभी नहीं समझेंगे, पहले इसको लिखा देते हैं, इसके बाद समझेंगे, ठीक है। लिखो इसको, बटन मान के पढ़ाई नहीं करना, इतना बताए दे रहे। मैंने इसलिए बोला था कि जब मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तो पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होगी आपको, बोला था ना। इसी बोल रही थी कि पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे आप लोग? नहीं, इसमें रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें रट्टा मारने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। मैंने इसे समझा दिया है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है। चलो लिखो ट्रैकियोफाइटा डाल के। सबसे पहले ट्रैकियोफाइटा डाल लीजिए, ट्रैकियोफाइटा। चलिए लिखिए इसमें, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में, ट्रैकियोफाइटा पे लिखे, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में जड़, तना, पत्ती, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज,
जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, बीज आदि बनते हैं या होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, आदि होते हैं। इसे मुख्यतः तीन भागों में विभक्त किया गया है। डिवाइड किया गया है, इन्हें तीन भागों में डिवाइड किया गया है। तीनों के पहले नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके इसको आपको लिखना है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जब लिखेंगे तो उसके बगल में अनावृत्त बीजी लिख लेंगे, और एंजियोस्पर्म जब लिखेंगे तो उसके बगल में आवृत्त बीजी लिख लेंगे। तीनों के नाम लिखिए, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आप बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि जब इसमें आएंगे तो ये नॉर्मल चीजें, आपने ये चीजें देखी हैं, इसलिए बोरिंग नहीं लगेगा, ये याद हो जाएगा और यही पेपर में आता ही है। ठीक है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। लिख लिया सबने? अब डाल लीजिए टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। लास्ट वाला एंजियोस्पर्म जिसको कहते हैं आवृत्त बीजी, और जिम्नोस्पर्म को कहते हैं अनावृत्त बीजी। अभी आपको लिखना है टेरिडोफाइटा, पहला वाला, पहला नंबर डाल के लिखिए टेरिडोफाइटा। लिखिए इसमें लिखिए इसके अंतर्गत आने वाले पौधे, टेरिडोफाइटा पे लिखिए इसके अंतर्गत आने वाले पौधे क्लोरोफिल युक्त, इसके अंतर्गत आने वाले पौधे क्लोरोफिल युक्त तथा संवहन ऊतक युक्त होते हैं। संवहन ऊतक युक्त होते हैं, मतलब उसमें संवहन ऊतक प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, संवहन ऊतक युक्त होते हैं, परंतु इन पौधों में पुष्प नहीं बनते हैं। परंतु इन पौधों में पुष्प नहीं बनते हैं। इन पौधों में पुष्प नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें अपुष्पोभिद पौधा कहा जाता है। 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 तथा इन्हें वनस्पतिक सर्प या फर्न भी कहा जाता है। इन्हें वनस्पतिक सर्प या फर्न भी कहा जाता है। वनस्पतिक सर्प या फर्न, वनस्पतिक सर्प या फर्न भी कहा जाता है। अभी इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी ही देख के लिख लें, फिर मैं बताऊंगी इसको। ठीक है, वनस्पतिक सर्प या फर्न भी कहा जाता है। लिख लिया सबने? चलिए अब एक स्टार पॉइंट बना के इसका लिख लीजिए, एक दो इसके स्टार पॉइंट, और इसको करते हैं खत्म। लिखिए राइनिया को, सामने लिखा है राइनिया को जीवाश्म टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। राइनिया को जीवाश्म टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म, फॉसिल कहते हैं जीवाश्म को, जीवाश्म टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। जीवाश्म टेरिडोफाइटा के नाम से जाना जाता है। इसमें एक और आपको खास बात बतानी है मुझे। इसमें एक एजोला नामक एक पौधा होता है, एजोला। एजोला की खास बात यह है कि ये धान के पौधे जहाँ लगाए जाते हैं ना, वहाँ ये अपने आप उगाते हैं, मतलब अपने आप आ जाते हैं। एजोला का काम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। क्या काम है इसका? नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्यों करते हैं ये? आपके भूमि को उर्वरक बनाने हेतु नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, और अगर ये पौधा है वहाँ, तो मतलब वहाँ की भूमि क्या होगी? उर्वरक होगी, मतलब अच्छा
क्या कहते हैं, खाद के रूप में ये काम कर सकते हैं। आपका पौधा जो लगाएंगे आप, वो अच्छे से विकसित होगा, फल देगा। तो याद रखेंगे कि ये जो एजोला है, ये नाइट्रीकरण का काम करता है, नाइट्रीकरण का काम करता है। ये स्पेशली ये धान के जो खेत होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। साथ ही साथ एजोला अगर किसी तालाब वगैरह में अगर उग जाए तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो मच्छर के लार्वा होते हैं ना, तो मच्छर के लार्वा को ऑक्सीजन लेने से रोकते हैं, जिसके कारण से सभी मच्छर के लार्वा क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आ गया समझ में? एजोला एक प्रकार का टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाला एक पौधा है जो कि नाइट्रीकरण का काम करता है। ये धान के खेतों में पाया जाता है। वहाँ पे नाइट्रीकरण का काम मतलब नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है और उर्वरक बनाता है भूमि को। साथ ही साथ एजोला अगर किसी तालाब में पाया जाता है तो वहाँ जो मच्छर होते हैं, मच्छर के लार्वा को ऑक्सीजन नहीं लेने देते, तो इसलिए सारे के सारे मच्छर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। आ गया समझ में? चलो लिखो एजोला के बारे में। लिखिए अगला स्टार पॉइंट। एजोला को ये कोई लड़की का नाम नहीं है, ऐसा नहीं याद कर लेना, ठीक है। एजोला को धान के खेतों में उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। एजोला को धान के खेतों में उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है क्योंकि यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। क्योंकि यह रोकती है, नाइट्रीकरण करती है, स्थिरीकरण करती है। स्त्री नहीं, अरे वाह, हद कर दिए आप लोग यार। स्त्रीकरण लिखे हो क्या? चलो लिखो इसमें। आगे लिखिए इसी के एजोला। आगे लिखिए एजोला तालाब में उपस्थित मच्छर के लार्वा को ऑक्सीजन नहीं लेने देती। एजोला तालाब में उपस्थित मच्छर के लार्वा को ऑक्सीजन नहीं लेने देती, जिससे सभी मच्छर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ये नष्ट हो जाते हैं, जिससे सभी मच्छर नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि तालाब में ठहरा हुआ पानी रहता है ना, नदी में तो बहता हुआ पानी होगा, तो जहाँ ठहरा हुआ पानी होगा तो वहाँ तो मच्छर होंगे। और अगर एजोला वनस्पति वहाँ पे आ जाए तो क्या होंगे, सारे के सारे मच्छर मर जाएंगे। चलो अब लिखो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। अब लिखिए जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी। ऐसे पौधे जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता, ऐसे पौधे जिनके बीजों में आवरण कवर जिसको बोलेंगे, आवरण को कवर कह देंगे, जिनके बीजों में आवरण या कवच नहीं पाया जाता, अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। ऐसे पौधे जिनके बीजों में आवरण या कवच या कवर नहीं पाया जाता, कवरलेस होते हैं, अनावृत बीजी कवरलेस या जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अनावृत बीजी को नग्न बीजी भी कह सकते हैं, है ना।
ऐसे पौधे जिनके बीजों में आवरण नहीं पाया जाता अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं। अब आगे लिखिए, जिम्नोस्पर्म के पौधे मरुद्भिद होते हैं, मतलब रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है जहाँ पे ज्यादा पानी ना हो, है ना, ऐसे स्थानों पे पाए जाते हैं। मतलब मरुद्भिद बोला तो रेगिस्तान पहुंच जाओगे सब, जहाँ पे ज्यादा पानी नहीं होता। ठीक है, मरुद्भिद, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। मरुद्भिद पौधे होते हैं, जिम्नोस्पर्म के पौधे मरुद्भिद होते हैं। इनमें अच्छा ऐसा लिखिए कि इनमें ना लिखे, ऐसा लिख लीजिए ये एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। अब मैं बताती हूँ एक लिंगी द्विलिंगी का मतलब क्या है। ये पौधे एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। समझिए, अब मैं आपको बताती हूँ, पौधों में जो जनन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है, वो फूल के माध्यम से होती है। किसके माध्यम से होती है? फूल। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि बताइए पौधों का जनन अंग किसे कहेंगे, सेक्सुअल ऑर्गन किसे कहेंगे, तो किसको कहते हैं? फूल को कहते हैं। फूल यहाँ पे दो प्रकार के होंगे, एक होगा एक लिंगी, एक होगा द्विलिंगी। एक लिंगी का मतलब जिसमें केवल आपका नर उपस्थित हो या फिर मादा उपस्थित हो। देखो, फूल भी नर और मादा में डिवाइड होते हैं, ठीक है ना, जिसमें नर बस केवल एक लिंगी का मतलब है कि कोई एक सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो, चाहे वो नर वाला हो, और नर वाले को हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। अगर नर उपस्थित होगा तो उस फूल को हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। और मादा होगा तो स्त्री केसर। पुंकेसर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्टैमन। स्टैमन कहते हैं। कुछ नहीं जानते इंग्लिश वाले क्या? अच्छा, स्टैमन कहते हैं। तो एक लिंगी का मतलब है ऐसा पौधा जिसमें केवल एक लिंगी हो, चाहे नर हो चाहे या मादा हो, फीमेल हो या फिर मेल हो। जो नर होगा उसे पुंकेसर और जो मादा होगा उसे स्त्री केसर। अब द्विलिंगी क्या होगा? चलो, द्विलिंगी क्या होगा? जिसमें दोनों प्रेजेंट हो, नर और मादा एक ही पौधे में प्रेजेंट हो। ऐसे हम पौधे को क्या कहते हैं? द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल कहते हैं। लिखो, ढूंढ ढूंढ के सबको लिखो, हमें क्या करना है, लिखो भाई, हम तो समझाने में पड़े हैं। अगर हम ना बाय लैंग्वेज आपको पढ़ाने लग जाए तो कभी भी हमारा ये जो 15 तारीख का मैंने जो सोच के रखा है कि 15 तारीख में कंप्लीट करना, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जितना करना था सो कर दिया। हेमा, स्त्री केसर को ढूंढ लेना, क्या दिक्कत है? लिखो इसमें डाल के। एक लिंगी दो लिंगी समझ में आ गया ना कि क्या होता है? एक लिंगी होते हैं, इतना लिख लिया। अब लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब लिखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट। कितने मजे आ रहे हैं पढ़ने में, कैसे बोरिंग बोरिंग चेहरा बना के रखे हो। लिखिए, पहला स्टार पॉइंट बना के, जिम्नोस्पर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। जिम्नोस्पर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, जिम्नोस्पर्म शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग थियोफ्रेस्टस ने किया था। सामने लिखा हुआ है, थियोफ्रेस्टस ने किया था। थियोफ्रेस्टस को किसका फादर कहते हैं? वनस्पति। अब सब कोई कोशियन है, यही है जो आप इतना पढ़ रहे हैं। जब जूलॉजी पढ़े थे तब इतना लग रहा था बायो सरल हो गया। आप समझ में आए बायो टफ होती है, आप समझ में आए। देखो पहले क्या होता है, जब हम जूलॉजी इसलिए पहले पढ़ाते हैं, अगर हम इसको पहले पढ़ाएं तो कोई क्लास में बैठेगा नहीं। सुन लो पहले, तो ये ह्यूमन बायोलॉजी होती है, जो आपके शरीर में है आप वो चीज पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। अभी क्या है, ये पौधे में चला गया है। अब पौधों में जिनको इंटरेस्ट होगा उनको बड़ा मजा आ रहा होगा, जो बॉटनी वगैरह मतलब जिनको पौधे लगाने वगैरह का शौक होगा तो उनको जानने में अच्छा लग रहा होगा कि मतलब कैसे कैसे पौधे यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो मेरे को लगता है सब पौधे ही विहीन बैठे हैं, तो इसलिए किसी को मजा नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसलिए कि मतलब
मैं ये कहना चाह रही हूँ कि पढ़ाने का यहाँ पे ये था कि टफ इसलिए लग रहा है। अभी इजी लगेगा, अभी इजी कब लगेगा? जब आप इसको पढ़ोगे, जो नई चीजें आप जानोगे, जब आप इसको पढ़ोगे तब आप थोड़ा सा यहाँ पे जैसे क्यों इसके अंदर नहीं पढ़ोगे? एक बीजपत्री दो बीजपत्री में नहीं पढ़ोगे? नहीं, डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन आपको लिखा देंगे। फिर इसके बाद जब आप पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, है ना, ऑक्सीन, आपकी जिब्रेलिन, ये सभी हार्मोन होते हैं। अब देखो इंटरेस्ट तो लेना पड़ेगा, इंटरेस्ट अंदर से आप खुद जगाओ। मैं कोशिश कर रही हूँ आप पे जगाने की मुझे, लेकिन आप लोग न्यूट्रल लग रहे हैं। मतलब मैं समझ नहीं पाई। सेकंड क्लास आप ले लीजिए। अच्छा, मतलब आप लोग ये कहना चाहते हैं कि आप लोग बैठे बैठे थक जाते हैं, इसलिए लास्ट में ऐसे हो जाते हैं, है ना? अरे यार, चलो अब आगे लिखो, हो गया, थोड़ा सा और लिख लो, थोड़ा सा और लिख लो। कल उसको कल वो वाला लिखा देंगे, अभी तो आज कम से कम इसको लिख लो। थ्रियोफ्रेस्टास ने किया था, है ना? चलो अगला स्टार पॉइंट लिखिए। पता है ना मैं पौधे विहीन हो सबको, इसलिए इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। चलो लिखो, अभी मैं कुछ और पढ़ाने लग जाऊं, फिर देखो इंटरेस्ट, सबकी नींद गायब हो जाएगी। साइकस लिखो, साइकस लिखिए। पहला अगला स्टार पॉइंट लिखिए साइकस। साइकस के बारे में लिखना है। हाँ, एग्जाम्पल ही डाल लो। साइकस डालो, लिखो पहले साइकस पे। साइकस के तनों से स्टार्च निकालकर, स्टार्च को हिंदी में कहेंगे मांड। साइकस के तनों से स्टार्च निकालकर साबूदाना बनाया जाता है। मुझे नहीं पता साबूदाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं। साबूदाना बनाया जाता है, साबूदाना बनाया जाता है। इसे सैगो पाम भी कहते हैं, इसे सैगो पाम भी कहते हैं। साइकस के तनों से स्टार्च निकालकर साबूदाना बनाया जाता है, इसे सैगो पाम भी कहते हैं, इसे सैगो पाम भी कहते हैं, सैगो पाम भी कहते हैं। आगे लिखिए, इनकी पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। इनकी पत्तियों से रस्सी तथा झाड़ू बनाई जाती है। साइकस को, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, साइकस को जीवित जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। साइकस को जीवित जीवाश्म, साइकस को जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है, जीवित जीवाश्म के नाम से जाना जाता है। अगला लिखिए पाइनस। अगला पॉइंट लिखिए पाइनस। साइकस हो गया, अब लिखिए पाइनस। ये बगल पे लिख लीजिएगा, चीड़ कहते हैं इसे, चीड़। ठीक है, चीड़ का पौधा सुना होगा आप लोगों ने। चलिए लिखे, पाइनस के बीज को सुखाकर, पाइनस के बीज को सुखाकर चिलगोजा बनाया जाता है। पाइनस के बीज को सुखाकर चिलगोजा, चिलगोजा, चिलगोजा है। अब आगे लिखा रही हूँ, रुक जाओ। चिलगोजा बनाया जाता है, हिंदी में भी नाम यही है, इंग्लिश में भी यही नाम है, चिलगोजा बनाया जाता है। आगे लिखे, चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। चिलगोजा एक प्रकार का ड्राई फ्रूट्स है, जैसे आप काजू खाते हैं वैसे ये भी खाते हैं। अब आप नहीं खाती वो अलग बात है, लेकिन चिलगोजा को जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म का मेवा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है ना, इसलिए जिम्नोस्पर्म का मेवा कहा जाता है। आगे लिखे, इसकी लकड़ी से, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पाइनस की लकड़ी से, इसकी लड़की नहीं लिखने ना, इसकी लकड़ी से, मैं इसलिए देखने आई हूँ, लकड़ी से माचिस की तिली बनाई जाती है, माचिस की तिली बनाई जाती है।
इसकी लकड़ी से, मेरे मुंह से कुछ लड़की निकलने वाला है ना। माचिस की तिली बनाई जाती है, माचिस की तिली बनाई जाती है। एक और फैक्ट है, इसमें लिख लीजिए, चीड़ की लकड़ी से तारपीन का तेल बनाया जाता है, तारपीन का तेल बनाया जाता है, तारपीन का तेल बनाया जाता है, तारपीन का तेल बनाया जाता है। इस तेल का उपयोग पेंट में किया जाता है, पैंट नहीं लिख लेना, पेंट में किया जाता है। इस तेल का उपयोग पेंट में किया जाता है। आप लोग बहुत महान हैं, इसलिए मुझे बीच बीच में बोलना पड़ता है कि ऐसा नहीं करना। चलो अब अगला स्टार पॉइंट बनाइए, लिखिए देवदार, देवदास नहीं, देवदार, ठीक है। लिखिए, इनको बड़े मजे आ रहे हैं भाई, क्या बात है। लिखो देवदार पे, देवदार की लकड़ी से, देवदार की लकड़ी से फर्नीचर, बेड आदि बनाए जाते हैं। बेड भी बनवा लोगे, क्या दिक्कत है। फर्नीचर में तो फर्नीचर बेड बनाए जाते हैं तथा, अरे हंसना बंद करो भाई, तथा इससे सेंड्रस का तेल बनाया जाता है। अब मैं कहीं पे लिख देती हूँ, इससे सेंड्रस का तेल बनाया जाता है, सेंड्रस का तेल बनाया जाता है। सेंड्रस का तेल है ये, कौन सा तेल है ये मत पूछो, सेंड्रस का तेल है ये। इसका यूज कहाँ करते हैं? सुन लो, गठिया रोग में करते हैं। दर्द निवारक तेल वैसे बोला जाता है इसे। चलो आप अगला स्टार पॉइंट लिखिए। अरे क्या कर रहे हो भाई, कार्य क्या रहे हो आप लोग, लिखो। लिखिए सिकोया, सिकोया डाल के लिखिए, सिकोया। लिखिए सिकोया जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है। हाँ लिखो ना, सिकोया जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है। सिकोया जिम्नोस्पर्म का सबसे लंबा वृक्ष है। इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है, रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। लिख लिया सबने? चलो अब लिख लो सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये खत्म होता है जिम्नोस्पर्म आपका यहाँ पे। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म, ये तो याद ही रखना, सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म। जमिया पिग्मिया, जमिया पिग्मिया लिख लीजिए। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म है जमिया पिग्मिया। बहुत मजे आए हैं तो याद भी होना चाहिए, है ना। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म बताओ भाई, का हमने बताया था तो सबसे लंबा वृक्ष है, सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म नहीं है। बताइए, हमने बताया था आप लोगों को। सेक्यूआ जाइगेंटिया लिखाया था ना, फादर ऑफ फॉरेस्ट। सेक्यूआ जाइगेंटिया, इसको पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ फॉरेस्ट,
फादर ऑफ, उसके साइड में लिख लीजिएगा फादर ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। सेक्विया जाइगेंटिया, क्या करूं, इनका ऐसा नाम ही है तो। सेक्विया जाइगेंटिया, इसे क्या कहते हैं, फादर ऑफ फॉरेस्ट, साइड में लिख लीजिएगा। इसे क्या कहते हैं, जंगल का पिता, जंगल का पिता, जंगल का पिता हो गया। चलो अब हम लोग कल की क्लास में, अब कल की क्लास जो बंक करेंगे मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये प्लांट किंगडम कल हो जाएगा खत्म आपका, ठीक है।